प्रिय छात्रों, आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। इसका एक भाग हमने पहली वीडियो में आपको बताया था। देखें, इसके कुछ शब्द हैं जो बाकी शेष रह गए थे, उनके बारे में जानेंगे। अगला शब्द है उदारवाद से आप क्या समझते हैं। तो यह वह सिद्धांत है जो सभी लोगों को समान रूप से स्वतंत्र रहने के अधिकार का समर्थन करता है। यानी उदारवाद सभी लोगों को समान रूप से स्वतंत्र रहने के अधिकार प्राप्त हों, इस बात का समर्थन करता है। उसको उदारवाद कहा जाता है। उदारवाद तेज बदलाव और विकास को प्राथमिकता देता है। उदारवाद चाहता है कि तेज बदलाव हो और विकास हो। उदारवाद के विपरीत ही अगला शब्द है रूढ़िवाद, जो इसका विलोम है, विपरीत है। देखें, रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं। तो ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है, इसको रूढ़िवाद कहते हैं। जो परंपरा पर पहले से स्थापित संस्थाएं हैं और जो रिवाजों पर जोर देता है, उसको हम रूढ़िवाद कहते हैं और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। यानी उदारवाद जहाँ तेज विकास को, तेज बदलाव और विकास को प्राथमिकता देता है, वहीं रूढ़िवाद धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। अगला शब्द है नारीवाद। नारीवाद क्या है। तो नारीवाद के बारे में लिखा है स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार एवं हितों के बोध की प्रक्रिया नारीवाद कहलाती है। यानी महिलाओं के अधिकार और हितों की जो बोध हो, उसकी प्रक्रिया जो हो, उसको नारीवाद कहते हैं। अगला शब्द है विचारधारा। विचारधारा से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आएगा एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाले विचारों का समूह विचारधारा कहलाता है। एक खास प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण रखने वाले जो लोग हैं, उनके जो विचार हैं, ऐसे लोगों का, ऐसे विचारों का समूह जो है विचारधारा कहलाता है। एक सब पाठ में आएगा ज़ालवेराइन। ज़ालवेराइन क्या था। तो यह एक शुल्क संघ था जिसका निर्माण 1834 ईस्वी में प्रसा की पहल पर, प्रसा एक देश है, राष्ट्र है, उसकी पहल पर किया गया, जिसमें अधिकतर जर्मन राज्य सम्मिलित हुए। यानी ज़ालवेराइन एक शुल्क संघ था जिसका निर्माण 1884 ईस्वी में प्रसा की पहल पर किया गया था। प्रसा ने इसकी पहलता की थी कि इसको ज़ालवेराइन नाम का एक शुल्क संघ का निर्माण किया जाए, जिसमें अधिकतर जर्मन राज्य सम्मिलित हुए। अगला शब्द है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। तो एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश या नियंत्रण नहीं होता। अर्थात वो सत्ता जो अपनी मर्जी से सारा कुछ करती है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता किसी का, या किसी से डरती नहीं, वो निरंकुशवादी कहलाती हैं। ऐसी सरकारें दमनकारी होती हैं। ये सरकारें दमन की नीति अपनाती हैं, दमनकारी होती हैं। आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं, लिखा है यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। प्रश्न आता है कि यूरोप में जो राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत हुई, वो सर्वप्रथम कहाँ से हुई। तो सबसे पहले कहाँ से हुई थी। फ्रांस से। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार अगला टॉपिक है। फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से राष्ट्र का विचार कैसे बना, या उससे पहले राष्ट्र के विचार की क्या क्या परिकल्पनाएं लोगों के द्वारा की गई। आइए देखते हैं। इसके टॉपिक के अंतर्गत पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई थी। आपको पता है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। 1789 में, क्योंकि आपने कक्षा 9 में इसको अच्छे से पढ़ा है। अगला है फ्रांसीसी क्रांति में लोगों की मांग थी कि राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र को स्थापित किया जाए। यानी फ्रांसीसी क्रांति के जो क्रांतिकारी थे, वो ये चाहते थे
कि जो राजा है वो राजतंत्र व्यवस्था को खत्म करे और प्रजातंत्र था, प्रजा के द्वारा राजा का चुनाव हो, प्रजातंत्र स्थापित किया जाए। अब इसके लिए राष्ट्र के विचार के लिए सामूहिक पहचान बनाने के लिए कदम उठाए गए। उस सामूहिक पहचान के लिए क्या क्या कदम उठाए गए उनको हम पढ़ते हैं। लिखा है, प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। स्टेट जनरल के बारे में आपने पिछले वीडियो में देखा है, पढ़ा है। तो एक स्टेट जनरल चुना गया जिसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। वहाँ की जो भाषा थी फ्रांस की फ्रेंच, उसको राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। अगला पॉइंट है, एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे सबको समान कानून का अनुभव हो। पहले वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि सभी के लिए समान कानून हो। जो बड़े लोग थे, धनी वर्ग के थे या सामंत थे, उनके लिए अलग कानून था और जो निम्न वर्ग के किसान थे, मजदूर थे, उनके लिए अलग कानून था। तो एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे सबको समान कानून का अनुभव हो। अगला पॉइंट है, आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार व माप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। पहले फ्रांस में भार और माप की एक समान व्यवस्था नहीं थी। किसी स्थान पर भार और माप की अलग मापें चलती थीं और दूसरे स्थान पर जाने पर मापें परिवर्तित हो जाती थीं। तो वहाँ पर एक समान व्यवस्था लागू की गई। नई रचनाएं की गईं, शपथें ली गईं, शहीदों का गुणगान हुआ। ये समस्त गतिविधियाँ राष्ट्र के लिए संपन्न हुई। अब आइए देखते हैं नेपोलियन का शासनकाल। नेपोलियन के शासनकाल ने भी राष्ट्र के विचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखते हैं, जब नेपोलियन ने फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने क्या किया, प्रजातंत्र को हटाकर वापस राजतंत्र को स्थापित कर दिया। और जबकि क्रांति किस लिए हुई थी, क्रांति ये चाहती थी कि राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र को स्थापित किया जाए। नेपोलियन ने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, प्रजातंत्र जो 1789 की क्रांति के पश्चात जो प्रजातंत्र स्थापित हुआ था, उस प्रजातंत्र को हटाकर वापस राजतंत्र की व्यवस्था लागू कर दी। लेकिन लोगों को अभी भी विश्वास था कि नेपोलियन कुछ अच्छा करेगा हमारे लिए, तो उसके तहत नेपोलियन ने एक नागरिक संहिता बनाई। इसको नेपोलियन संहिता 1804 भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण 1804 में हुआ, इसलिए इसको नेपोलियन की संहिता 1804 ही कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ तो इसमें देखेंगे, इसमें कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया। और यही तो फ्रांस की क्रांतिकारी है, जो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो यही तो चाहते थे कि कानून सभी के लिए बराबर हो। तो उसने इसमें एक संहिता बनाई। उस संहिता में क्या किया, कानून के समक्ष सभी को बराबर रखा। अगला, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। संपत्ति का अधिकार भी सुरक्षित बनाया, अर्थात जिसके पास जितनी संपत्ति है वो उतनी संपत्ति को अपने पास रख सकता है। सामंती व्यवस्था को खत्म करके किसानों को भूदास्ता और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। उसने सामंती व्यवस्था, जो सामंत की व्यवस्था थी शासनकाल में, उसको ख़त्म किया और किसानों को भूदास्ता और जागीरदारी शुल्क जो पड़ते थे वहाँ पर, उससे मुक्ति दिलाई। नेपोलियन के समय व्यापार, आवागमन एवं संचार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ।